चलिए, लास्ट टाइम में हमने पढ़ाया था, कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। ठीक है, तो ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करवाए थे, ये सब आपके मेंस वगैरह में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो ये सब तो इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा आइडिया लेना शुरू करिए कि किस किस टाइप के सवाल हैं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा कन्वेंशनल से अलग है, हल्का सा, बहुत अलग नहीं है। ठीक है, तो चलिए, कुछ उसको पढ़ाने से और सवाल कराने से पहले मैं कुछ जरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेनली ये डेरिवेशन भी समझ सकते हैं आप, सवाल भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जरा क्या है ये। अब नेक्स्ट हमको एक सवाल कराना है जो कि सो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक, अब जरा देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने कि एक चार्ज रॉड था, हम लोग को पता था, और उसमें हम लोग ये कहते थे कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज एग्जैक्टली क्या इशू है। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक ऐसे रॉड रखूँ, लेट्स सपोज मैंने ये रॉड रखी, ठीक है, और मैंने कहा कि इस रॉड को मैंने कुछ इस फैशन पे मैंने यहाँ पे चार्जेस बना दिए। ठीक है, हमको पता है कि एक लेमडा होता है, और ये लेमडा होता है आपका क्या, लेमडा का होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज यूनिट पर लेंथ का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर इसकी लेंथ आपकी एल है, और टोटल चार्ज इसमें 200 कूलम होता, और एल तुम्हारे पास होती थी, और होता कितना 20 कूलम पर हमारे पास सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर पे कितना होता है 20 कूलम, अगले 1 सेंटीमीटर पे कितना होता 20 कूलम होता। ठीक है, ये बात तो एग्जैक्टली तब होगी जब हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी, ठीक है, वो किसी का फंक्शन नहीं होनी चाहिए। किसी का फंक्शन नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब, इस बात का आपका क्या मतलब। लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि मैं यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर से मार्किंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये x है, तो इसने कहा कि लेमडा शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ x। लेमडा जो है वो x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेमडा जो है x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब लेमडा जो है वो क्या है, वो पूरी तरीके से कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का क्वेश्चन आएगा, है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज क्वेश्चन में भी कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे समझना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे रॉड बनाई है बेटा, ठीक है, मैंने जो तुमको लेमडा इज इक्वल्स टू कोई सी एक्स दे दिया, वहां मैंने लेमडा इज इक्वल्स टू कुछ नहीं दिया, यहाँ मैंने लेमडा इज इक्वल्स टू सी एक्स दे दिया, मतलब लेमडा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। थोड़ी देर के लिए मान लो कि सी जो है कोई एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 10 है। सी जो है ना, वो एक कांस्टेंट है, और उसकी जो वैल्यू है, अपन उसकी वैल्यू बोल रहे हैं 10। ठीक है, तो इसने कहा कि लेमडा इज इक्वल्स टू होगा 10 इंटू एक्स। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमने कहा कि हम अपना मेजरमेंट जो है वो अपना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर की तरफ से। तो इसने कहा कि एज तुम्हारे पास x इंक्रीजेस, लेमडा इंक्रीजेस। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, लेमडा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेसिंग में बनाया, फिर मैं स्पेसिंग कम करता गया, फिर मैं स्पेसिंग और कम करता गया, फिर मैं स्पेसिंग को बिल्कुल खत्म ही करता गया। ये हाल कर दिया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास फार है, ठीक है, फार अपार्ट है चार्ज, मैंने बहुत ही हल्का चार्ज बनाया है, बहुत ही कम चार्ज बनाया है। ऐसा मान लो कि इधर के 1 सेंटीमीटर में 2 कूलम रहा होगा,
इधर के 1 सेंटीमीटर में 3 कूलम रहा होगा, इधर के 1 सेंटीमीटर में 6 कूलम रहा होगा, 8 कूलम रहा होगा, 10 कूलम रहा होगा। मतलब कि हर 1 सेंटीमीटर में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, इसको हम लोग बोल देते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी बात समझ आती है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो अगर तुमको कभी भी सवाल मिले, है ना, तरीका तुम सीख लो, तरीका तुम सीख लो, सवाल तुमको मिलेगा तुम बहुत आराम से कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन इतना जरूर समझ के आना चाहिए कि तुमको सवाल करने से पहले कि सवाल तुम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड का कर रहे हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड का कर रहे हो। आई बात समझ में? ठीक। इसने कहा कि ठीक है सर। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर तो बहुत ही सिंपल है। प्रोसीजर वही है जो हम आपको अभी बेसिक से पढ़ाते चले आ रहे हैं। हमने कहा कि ये पर्टिकुलर हमने रॉड कंसीडर करी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रॉड में हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालनी है इस पर्टिकुलर रॉड की वजह से किसी इसी की एक्सेस पे, ठीक है, कोई एक पॉइंट पी पे हमको निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसी की एक्सेस पे, यहाँ पे इधर की तरफ ये कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया और हमने कहा कि हम इधर ही निकाल लेंगे। तो हमने कहा यहाँ से मानना शुरू करते हैं और यहाँ से हमने x दूरी पे एक हमने dx एलिमेंट मान लिया, ठीक है। एक हमने यहाँ पे dx एलिमेंट मान लिया। ये dx एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, dq होगा। ये dx एलिमेंट में चार्ज कितना होगा बेटा, dq, ठीक। इसने कहा कि ठीक है, dx एलिमेंट में चार्ज dq होगा। अब क्या करें, अब इसने कहा अब करना कुछ भी नहीं है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि लेट dx be the length of the element, और इस dx of the length of the element में तुम्हारे पास dq चार्ज होगा। तो इसने कहा ठीक है, dq अपॉन dx जो होगा वो हो जाएगा लैम्डा। हमने कहा ठीक, सही, dq अपॉन dx हो जाएगा लैम्डा। और इसने कहा कि ये तुम्हारे पास दूरी जो है हम यहाँ पे r मान ले रहे हैं इस एंड से, b एंड से, और इसकी पूरी जो लेंथ थी टोटल रॉड की जो लेंथ थी वो तुम्हारे पास l दे रखी थी। हमने कहा ठीक है भाई, टोटल रॉड की लेंथ l दे रखी थी और इनकी दूरी जो है तुम्हारे पास r थी, ठीक। अब मेरे को इस dq, अब मैं ऐसे समझूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास dq है और कुछ है ही नहीं, ओके, और मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा dq है और इस dq की वजह से मेरे को इस p पॉइंट पे निकालने का है। हमने कहा ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा कैसे दूरी निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे बीच में ऑन एन एवरेज क्वांटिटी मान लो। तो इसने कहा ठीक है, l में r ऐड करो सर, l में r ऐड करो और उसको x से माइनस कर दो, और उसको x से माइनस कर दिया। इसने कहा dx से कुछ नहीं लोगे, नहीं dx से कुछ नहीं लेंगे, dx बहुत ही छोटा एलिमेंट है ना। whenever we are going to take the distances you will always going to ignore it। ध्यान रखिएगा, ये नहीं आप dx को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने लगे, नहीं ऐसा मत करिएगा। l और r को ऐड किया, उसमें से x को घटा दिया, वो जो निकला वो इस एलिमेंट की दूरी पॉइंट p से निकली। हमने कहा ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने कहा ठीक है, निकालो। तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/4πε0, ये हो गया है dq l प्लस r माइनस तुम्हारे पास x का होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। l प्लस r माइनस एक्स की तुम्हारे पास दूरी थी, तो l प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाल लिया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया तुम्हारे पास। अब इसने कहा कि तुम्हें सर जो है यहाँ पे लिखना होगा लेमडा की वैल्यू और dq की वैल्यू। इसने कहा dq क्या लिखेंगे, इसने कहा dq अभी अभी तो बताया था कि dq को आगे लिखोगे क्या, लेमडा तुम्हारे पास dx। तो हमने इसे क्या लिख दिया, 1/4πε0, ये हो गया है लेमडा तुम्हारे पास dx l प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। बट लेमडा तुम्हारे पास क्या है, बट लेमडा तो तुम्हारे पास cx है। अब कोई कहेगा कि cx ही हो सकता था और कुछ हो सकता, हाँ cx हो सकता था, log x हो सकता था, cos x हो सकता था, sin x हो सकता था, tan x हो सकता था, e की पावर x हो सकता था। तुमने जो क्लास 12th में जब इंटीग्रेशन पढ़ा है या फिर क्लास 11th में जो फंक्शन पढ़ा है, तो तुमने इनका नाम तो सुना ही होगा, इन लोगों का नाम, आइलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। यही 5 फंक्शन हैं जिनके बारे में हम मेजरली क्लास 11th और 12th में पढ़ा करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लैम्डा इज इक्वल टू cx ही रहेगा, हो सकता है कि लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारे पास कुछ और फंक्शन हो जाए। कैसा भी फंक्शन हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे।
इन्होंने कहा कैसे, इन्होंने कहा ऐसे, तो इन्होंने लिखा डी ई, ठीक है, डी ई इक्वल्स टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लेमडा को लिख लिया सी एक्स तुम्हारे पास डी एक्स, एल प्लस तुम्हारे पास आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डी क्यू एलिमेंट की वजह से। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा आया कि इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन जो आप मैथमेटिक्स में सीखते हैं वो तो सिर्फ आप फॉर्मूला सीख लेते हैं, पर उसका असली जो एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, वो फिजिक्स में आता है आपके पास, ठीक। अब आपको इसकी लिमिट्स बनानी है। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने ए से स्टार्ट किया था, और हमको लिमिट्स बनानी है। मुझे पता है तो मेरा रॉड जो है वो तो ए से लेकर के बी तक ही है। मेरा रॉड जो है वो तुम्हारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो ए से लेकर के बी तक है। इसने कहा हाँ है, तो इसने कहा फिर लिमिट्स क्या रखी जाएगी, इसने कहा लिमिट रखी जाएगी तुम्हारे पास 0 से लेकर के एल, एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर के एक्स इक्वल्स टू एल मेरी लिमिट होगी, क्योंकि इतने में ही मेरा रॉड खत्म हो जाएगा। एल के बाद रॉड नहीं है, एल के बाद तो फ्री मामला है, खाली मामला है, और उसके कुछ दूरी के बाद एक पॉइंट पी है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप जो है वो लिमिट्स लेने में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सीधा सा फंडा है, हम लोग किसकी वजह से निकाल रहे हैं, रॉड की वजह से निकाल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है रॉड को कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया। तो हमने डी ई यहाँ पे इंटीग्रेट किया, ये हो गया 1 अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सी, ठीक है, और ये हो गया एक्स तुम्हारे पास डी एक्स, और ये हो गया एल प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये लिमिट हो गई एक्स की लिमिट हो गई 0 से लेकर के एल तक, ठीक। अब देखो जो क्लास 12 में बच्चे हैं उनको तो इंटीग्रेशन आता है, जो क्लास 12 में नहीं है, अभी क्लास 11 अभी 12 में आए हैं, उनके लिए मैं सिखा दे रहा हूँ। अब आपके पास मान लीजिए ये पर्टिकुलर फंक्शन आया, ठीक है, और अब आपको इसका इंटीग्रेशन मारना है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन मारते हैं जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। वैसे आप लोग सीखोगे आगे, और मेरे को अभी ये पढ़ाना है तो मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। देखो सबसे पहले क्या करना है बेटा हमको, हम लोग यहाँ पे एक प्रोसीजर अपनाते हैं जिसका नाम होता है चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इसका नाम होता है चेंज ऑफ वेरिएबल। ये चेंज ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ये चेंज ऑफ वेरिएबल ये होता है कि जिसमें हम क्या करेंगे, इस समय ये इंटीग्रेशन जो है वो तुम्हारे पास एक्स डीएक्स में होना चाह रहा है, ओके। अब हम एक्स डीएक्स में जो इंटीग्रेशन होना चाह रहा है उसको हम किसी और वेरिएबल में लेकर के आते हैं। इसने कहा ठीक है, लेट, इसने कहा कि लेट एल प्लस आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ये ध्यान रखना डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में करते हैं जो वेरिएबल होती है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास एल, ठीक। इन्होंने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास आर, इन्होंने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास तुम्हारे पास एक्स, ठीक है, तुम्हारे पास x, और इन्होंने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास t, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ l 0 हो जाएगा क्योंकि l एक कांस्टेंट है। यहाँ पे लंबाई अपन लोग को दे दी गई थी और ये लंबाई कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाली नहीं है। इसने कहा ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ r ये भी 0 हो जाएगा, ये भी अपन लोगों को कांस्टेंट दिया गया है। डी बाई डी एक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू हो गई तुम्हारे पास डी टी। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप मैथमेटिक्स में आप चेंज ऑफ वेरिएबल करते हो तो आपको इंटीग्रेशन करने के लिए उसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। क्या मतलब हुआ, इसने कहा बेटा लिखोगे तो तुम इसको ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया सी। हमने कहा हाँ एल प्लस आर माइनस एक्स को टी लिखा था, तो अब एल प्लस आर माइनस टी को तुम लिखोगे एक्स। तो हमने कहा हाँ, तो आपने लिखा एल प्लस आर माइनस, तुम्हारे पास इसको लिखा तुमने कितना टी, dx की जगह क्या पुट करा तुमने माइनस dt पुट करा, है ना, ठीक। और यहाँ पे तुमने क्या लेकर के आए, यहाँ पे नीचे लेकर के आए टी स्क्वायर। लेकिन अब ये जो सवाल है इंटीग्रेशन का, मतलब जो इंटीग्रेशन अपन करने वाले हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वी हैव चेंज्ड द dx टू dt। अपन अब dx से dt पे आ गए हैं, उसके लिए नियम ये कहता है कि अगर अब dx से dt पे आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोअर लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट थी x की 0, ठीक है। तो हम t की लोअर लिमिट निकालना चाहते हैं कि t की लोअर लिमिट क्या होगी, तो इसने कहा ठीक है l प्लस आर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी होता है, यहाँ पुट कर लो। तो l प्लस आर माइनस 0, तो ये हो गई तुम्हारे पास l प्लस आर, ये हो गई t की लोअर लिमिट। इसने कहा ठीक है, अपर लिमिट की बात करते हैं, x की वैल्यू l थी, तो l प्लस आर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी होता है
तो हमने क्या किया, एल प्लस आर माइनस एल कर दिया, ठीक। ये दोनों कैंसिल हो गए और टी की वैल्यू आर हो गई। इसका मतलब ये हो गई टी की अपर लिमिट और टी इज इक्वल टू एल प्लस आर, ये हो गई तुम्हारे पास लोअर लिमिट। ये बात कभी भी ना सोची जाए, ठीक है, ये बात कभी भी ना सोची जाए कि ऐसा तो नहीं है कि ये तो एल प्लस आर तो बड़ा टर्म है ना, और आर तो छोटा टर्म है, तो फिर ये कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन आपका जो है लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे होता है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में आप लोग सीखेंगे। इन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास सी, ये हो गया है एल प्लस तुम्हारे पास आर माइनस टी, ठीक। और ये तुम्हारे पास एक माइनस हम इधर ले रहे हैं, और ये लोअर लिमिट तुम्हारे पास हो गई है कितना, एल प्लस आर, और अपर लिमिट कितनी हो गई है तुम्हारे पास आर, और नीचे कितना टी स्क्वायर, और ये हो गया डी, ठीक है। अब आपको इसमें इंटीग्रेशन मारना है। इन्होंने कहा ठीक है मार लेंगे। तो इसको थोड़ी देर काम करते हैं, स्मॉल के लिख लेते हैं, बार बार 1/4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है एल अपॉन टी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन तुम्हारे पास टी और डी टी। और अब हम इसका मारने वाले हैं इंटीग्रेशन, एल प्लस आर से लेकर के तुम्हारे पास आर, ठीक। अब देखिए जरा क्या होगा, माइनस के सी हमने बाहर रखा, ठीक है। 1/टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो सबको पता है। 1/टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी की पावर -2 + 1/-2 + 1, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -1/-1, जो कितना हो जाएगा -1/टी, है ना। इसका हो जाएगा -1/टी। तो हमने क्या लिख दिया, हमने कहा एल के साथ आया है -1/टी, ठीक है। आर के साथ भी आएगा -1/टी। -1/टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा log t। ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया l प्लस आर, और ये हो गया l, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, जब हम लोग आगे बढ़े तो कितना मिला, माइनस ऑफ तुम्हारे पास के सी, ये कितना है, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया है l प्लस आर, ठीक है, अपॉन टी, और ये हो गया है माइनस तुम्हारे पास कितना log टी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे और तुम्हारे पास लोअर लिमिट पुट करेंगे, बस इतना सा काम करना है, और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक। अब जरा देखिएगा, इन्होंने कहा के सी, तो L प्लस आर, पहले 1/टी में पुट करेंगे 1/L, और इसमें पुट करेंगे 1/L प्लस आर माइनस लॉग तुम्हारे पास कितना, यहाँ से हमने ये ले लिया है माइनस, और तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास L, और यहाँ पे आया होगा तुम्हारे पास माइनस, दिस वुड बिकम माइनस एंड दिस, हाँ दिस वुड बिकम माइनस, यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख लिया यहाँ पे पहले, लॉग हमारे पास ये माइनस लॉग 1/L, ठीक, इसको कर लिया, एंड देन माइनस पुट किया L प्लस आर 1/L, यहाँ पे पहले L प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L आर, एंड दिस विल बिकम माइनस लॉग, कितना हो गया है, आई थिंक टी की जगह यहाँ पे मेरे को एल करना है, और ये हो गया है एल प्लस आर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो ये हो गया के सी, यहाँ पे आ गया है एल प्लस आर, ये हो गया है 1/L माइनस 1 तुम्हारे पास एल प्लस आर, ये हो गया है तुम्हारे पास कितना प्लस, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा लॉग L प्लस आर माइनस लॉग L, ये वैल्यू, ठीक। अब जरा देखते हैं कितना आ गया, ये आ गया के सी, ये आ जाएगा L प्लस आर इंटू एल प्लस आर माइनस एल, एल टाइम्स ऑफ एल प्लस आर, यहाँ पे सॉल्व किया, लॉग ए माइनस तुम्हारे पास बी, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि ये आ जाएगी लॉग एल प्लस आर अपॉन तुम्हारे पास एल, ठीक, सॉल्व कर दिया इसने। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आर है ना, हाँ ऊपर, एक मिनट, क्या मैंने लिमिट गड़बड़ कर दी क्या, आर अपर लिमिट टी की वैल्यू आर है, ओ सॉरी एक मिनट बताओ, ये तुम्हारे पास टी टी, एंड दिस विल बिकम आर एल प्लस आर, दिस इज योर, दिस इज योर, this is your r, r l plus r, this is your r, this is l plus r,
ये पहले अपर लिमिट पुट करी है, फिर मैंने यहाँ पे अपर लिमिट पुट करी है माइनस, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट करी है और माइनस मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करी है। देन ये दोनों ये हो गया है तुम्हारे पास सॉरी आर, और ये तुम्हारे पास हो गया है तुम्हारे पास आर। ठीक, इसके बाद यहाँ पे मैंने पुट करा है एल प्लस आर माइनस तुम्हारे पास ये भी तुम्हारे पास यहाँ पे आर, और यहाँ पे लॉग एल प्लस आर, ये तुम्हारे पास यहाँ पे आर, ये वैल्यू यहाँ पे। ठीक, अब जरा देखते हैं यहाँ पे वैल्यू कितना आया। तो ये आ गया के सी तुम्हारे पास एल प्लस आर, ये एल प्लस आर विल गेट कैंसिल्ड आउट, this L plus R will get cancelled out, this R and R will get cancelled out, L by R plus log of L plus R upon R, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से हम लोगों ने माइनस निकाल लिया था, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, एक ये फिर प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बिकम प्लस, दिस वैल्यू विल बिकम प्लस, एंड एज अ रिजल्ट दिस वैल्यू विल बिकम माइनस, दिस वैल्यू विल बिकम प्लस, दिस वैल्यू विल बिकम माइनस, एंड दिस वैल्यू विल ऑल्सो बिकम माइनस। ठीक, सो के सी एल अपॉन आर माइनस के सी लॉग एल प्लस आर अपॉन आर, सो दिस वुड बी द। ठीक है, मेन आपको ये समझना है कि ये पर्टिकुलर जब भी ऐसे क्वेश्चन एडवांस वगैरह में आएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन देखिए मेंस वगैरह में तो नहीं आएंगे, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, एडवांस वगैरह में ही आएंगे। तो एडवांस के लिए आपको अप्रोच कैसे रखनी है, एडवांस के लिए आपको अप्रोच ऐसे रखनी है कि आप डेरिवेशन को कैसे करोगे। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा डेरिवेशन कराता हूँ। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ, जरा इसको देखना, ये प्रॉब्लम है कैसे, आपको क्वेश्चन मजा आएगा करने में। नेक्स्ट आया है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड due to non-uniformly charged ring, due to non-uniformly charged ring। ठीक, अब समझना, ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और उसमें एग्जैक्टली डायग्राम तुम कैसे बनाओगे, मेन मुद्दा ये है कि इसमें तुम डायग्राम कैसे बनाओगे। ठीक है, जरा समझना, मैं बताता हूँ आपको। ये तुम्हारे पास मैंने कोई एक लिया, ये कोई तुम्हारे पास एक रिंग है। ठीक है, अब समझना इसने कैसे दिया है। इसने कहा कि मान लो सर थोड़ी देर के लिए कि लेट लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू कितना, लेमडा नॉट कॉस थीटा। आप कहोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहोगे कि अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ से लिया, हमने ये पर्टिकुलर रिंग पकड़ी। ठीक है, अब ये रिंग कैसी है, क्या वही रिंग है जो हम लोगों ने पढ़ी है तो एग्जैक्टली वही रिंग, लेकिन इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये आपको समझना होगा। लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल कितना है, डी थीटा। ठीक है, अभी मैंने इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं बनाया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये लैम्डा इसको तो लैम्डा कॉस थीटा दे रखा है। अच्छा, एक बात हम लोगों ने ये पढ़ी हुई है कि जब कॉस थीटा होता है तो उसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, है ना। जब कॉस थीटा होता है उसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है तुम्हारे पास 3π/2, और ये होता है तुम्हारे पास कितना 2π। ठीक, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा क्या, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा है 4 जोन है सर। थीटा की वैल्यू अगर π/2 और 0 से कम होगी तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा में। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि सर ऐसा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास 0 से 1 की तरफ अप्रोच करती है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 की तरफ अप्रोच करती है कि नहीं। ये तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें कौन सी नई बात है, ये तो अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 0.866, मतलब बढ़ रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा और कॉस थीटा घटेगा। तो इनका ये कहना था कि लेम्डा ने कहा कि देखो यार हम कांस्टेंट तो नहीं है यार, ये तो पक्का बात है,
हम कांस्टेंट तो नहीं है, तो हम हैं कैसे? इसने कहा हम वेरी कर रहे हैं। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि जब 0 से लेकर के π/2 तक का सफर तय किया जाएगा, उस दौरान cos थीटा की वैल्यू घटती चली जाएगी। इसका मतलब है कि एज एज थीटा गोज एज थीटा गोज फ्रॉम एज थीटा गोज फ्रॉम 0 से लेकर के 90 डिग्री, लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा विल बी डिक्रीजिंग। ये तुम्हारे पास घटता चला जाएगा। इसने कहा कि ठीक है, लिख तो दिया आपने, इसका मतलब क्या? उसका मतलब ये हुआ, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं थीटा की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, मतलब 0 से 30 से 45 से 60 से 90 करूंगा, और cos थीटा की वैल्यू घटती चली जाएगी, ये तो तय है, ये तो तय है, क्योंकि आप यहाँ पे पॉजिटिव जोन पे हैं, ये तो तय है कि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब चार्ज तो पॉजिटिव आएगा सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं मेरे को। लेकिन एक चीज ये है कि लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब मैं ऐसे बनाऊंगा, घना घना बनाऊंगा, फिर थोड़ा दूर दूर करूंगा, फिर थोड़ा दूर करूंगा, फिर बहुत दूर कर दूंगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड ऑफ द लैम्डा विल बी डिक्रीजिंग का क्या लॉजिक हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा विल बी डिक्रीजिंग का यह लॉजिक हुआ कि आपका जो चार्ज है, जो रिंग पे, जो चूड़ी पे जो चार्ज है, वो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस से लेकर के वाई एक्सिस तक तुम्हारे पास दूर 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 होता ही चला गया, और इस तरीके से तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है? ठीक। इसने कहा ठीक है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को ही देखें, जरा ध्यान दें इस पर्टिकुलर ग्राफ में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू, तुम्हारे पास जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो भले ही नेगेटिव रहती है, कोई दिक्कत नहीं, पर जो वैल्यू होती है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये कहेगा कि थीटा की वैल्यू जब तुम्हारे पास π/2 से पाई के बीच में होती है, मतलब 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री अगर ऐसे बढ़ती है, तो cos थीटा का मैग्नीट्यूड जो तुम्हारे पास होगा वो तुम्हारे पास बढ़ता जाएगा। ऐसा तुमको ग्राफ में दिख रहा है। अगर ऐसा होगा तुम्हारे पास, तो इसने कहा यहाँ पे बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ और यहाँ बनाओ, पर मुद्दा ये पॉजिटिव बनाओ या नेगेटिव बनाओ। इसने कहा ये तो सर नेगेटिव था, तो आपने बहुत सी क्यों ना है, हाँ ये तो बात गड़बड़ है। इसका मतलब है हमको यहाँ पे सेपरेशन तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेकिन हमको यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे ये बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या कि चार्ज कैसे बनेगा? देखिए यही एडवांस में सवाल आएंगे और आपको करने पड़ेंगे भाई, मेंस के ऊपर के सवाल नहीं है सारे के सारे, और आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब कोई कहता साइन फंक्शन दे देते तो, अरे तो साइन फंक्शन दे देते तो उठा के मैं साइन ग्राफ बना देता, उठा करके साइन ग्राफ बना देता, उसे आपको बनाता फिर। अब बताओ अब क्या होगा? अब तीसरा क्वाड्रेंट आ गया। तीसरे क्वाड्रेंट में तुम साथ साथ जरा देखो, तीसरे क्वाड्रेंट में साथ साथ लॉजिकली दिख रहा है कि cos थीटा का मैग्नीट्यूड जो है वो -1 से घट करके 0 की तरफ होने वाला है। इसका मतलब ये है कि घटेगा, है ना? जब अपन लोग थीटा को तुम्हारे पास 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में लेके जाएंगे तो घटेगा। जिसने कहा ठीक है घटेगा तो घटेगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा, ये बात होता है। नेगेटिव रहेगा तो ठीक है भाई, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये लो नेगेटिव, ठीक आगे नेगेटिव में। इसने कहा ठीक है आगे। अब इसने कहा अब मैग्नीट्यूड फिर से 0 से बढ़ेगा, तो 0 से बढ़ेगा तो मतलब कि ये दूर दूर, ये नजदीक नजदीक नजदीक, खूब नजदीक खूब नजदीक खूब नजदीक और खूब नजदीक, ऐसे रहेगा तुम्हारे पास। आई बात समझ में? पहली बात तो ये अपोजिट नेचर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ठीक। पहली बात तो ये अपोजिट नेचर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, और दूसरी बात ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास जो है यहाँ पे आएगा। एक मिनट में जरा है बच्चे का डाउट आ रहा है। हाँ चलो, तो ये हुआ तुम्हारा इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन लोग तो निकले थे यहाँ पे कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए निकले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए निकले थे। अगर ये तुम्हारे पास रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज होती, सेम नेचर की, बात समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास रिंग जो है वो तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज होती, ऐसे चार्ज होती तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास यहाँ भी पॉजिटिव 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 और इस तरीके से तुम्हारे पास होती, तो तुमको कुछ सोचना ही नहीं है। तुमको पता है कि सेंटर ओ पे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 होगा, है कि नहीं, है ना। और अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास, अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास ऐसा होता मामला इधर की तरफ, ठीक, ऐसे होता, तो इसने कहा कि इस केस में क्या होता, इस केस में मान लो कि ये तुम्हारे पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता, ठीक, ये नेगेटिव 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 और नेगेटिव होता। तो इस केस में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती कि नहीं होती, इस केस में, इस केस में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती कि नहीं होती, इस केस में 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला एलिमेंट जो होगा वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेकर के आता, ठीक, ये वाला एलिमेंट जो होता वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास इधर की तरफ लेकर के आता, ये दोनों लोगों का जो एक्स कंपोनेंट होता वो इधर की तरफ आता और वाई कंपोनेंट ऊपर और नीचे जाके कट जाता, ठीक। सिमिलरली इनकी तरफ से जो आता तो इनकी तरफ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही आती और इनकी तरफ से जो आती वो भी इधर की तरफ आती, इनकी तरफ की भी वाई वाई वाले कट जाते हैं लेकिन एक्स वाले नहीं कटते। इसका मतलब ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 नहीं होगा और ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर तुम्हारे पास 0 होगा, ठीक है। अब ये बात तो तय है कि ठीक है, अगर इतना हो गया तो इसका मतलब है कि जो अभी अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे तो 0 नहीं होगा, ये बात तो तय। हमने कहा ठीक है, चलो अब निकाल लेते हैं। अब इसने कहा कि ये कैसे निकालोगे सर, देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने हमने क्या कहा, हमने कहा कि ठीक है भैया, अब इनकी वजह से एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये डी पकड़ी, ठीक है, और ये हमने पकड़ी क्या, ये हमने पकड़ी तुम्हारे पास डी कॉस थीटा और ये हमने क्या पकड़ी, डी साइन थीटा। अब ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का भी एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट का भी एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस कंपोनेंट सर कैंसिल नहीं होगा, इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस कंपोनेंट तो कैंसिल नहीं होगा। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है नहीं होगा, देखते चलो। अब इन्होंने कहा कैसे करना है, अब इन्होंने करना कुछ नहीं है, हमने ये वाली पर्टिकुलर लेंथ को पकड़ लेनी है, ठीक है। ये लेंथ क्या होगी, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर, दिस वुड बी आर इंटू डी थीटा, है ना, आर इंटू तुम्हारे पास डी थीटा। हमने कहा ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी से होगा या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से होगा या लीनियर चार्ज डेंसिटी से होगा, या सिंपल सी बात है, ये एक तार है, इस तार को अपन घुमा दिए हैं, तो ये अगर ये तार है तो ये प्लेन तो है नहीं और ये वॉल्यूम भी नहीं है, तो ना तो सिग्मा लगेगा और ना ही तुम्हारे पास क्या नाम है रो लगेगा, इसमें लगेगा तुम्हारे पास लैम्डा। तो इसने कहा ठीक है, लैम्डा क्या है, इसने कहा कि डी क्यू इज द चार्ज, dq इज द चार्ज ऑन एलिमेंट, dq वो चार्ज है जो कि एलिमेंट में मौजूद है, तो dq चार्ज को तुम्हारे पास dl लेंथ में रखा और ये लैम्डा हो गया। बट इसने कहा कि अगर बात dl एलिमेंट की करें तो ये तो r d थीटा है, हाँ ठीक है, तो dq उसको इक्वल्स टू हो गया लैम्डा r d थीटा। dq वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि स्ट्रिप पे पड़ा हुआ है और इसकी जो हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हो गया लैम्डा आर डी थीटा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें इस बात से क्या दिक्कत है। अब हमने कहा कि मेरे को इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी, हमने कहा चाहिए होगी, ले लीजिए आप। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा ठीक है, तो डीई की वजह से डीई इक्वल्स टू के इंटू तुम्हारे पास डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा, है ना, वही सिंपल सी बात है, डी क्यू है और उसकी जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, इसकी दूरी है तुम्हारे पास आर, तो डी क्यू तुम्हारे पास जो चार्ज है उस पर्टिकुलर एलिमेंटल स्ट्रिप पे है, आर उसकी दूरी है, तो ये डीई का फॉर्मूला आ गया। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन आता है, जो 12 में जाने अभी आए हैं उनको मैं बताता हूँ। अब जैसे ये मान लो थीटा यहाँ पे है, ठीक है, अब ये थीटा को मैं कैसे इंटीग्रेट करूँ, मेरे पास ऐसा भी चांस है कि मैं -π/2 से +π/2 पे भी जा सकता हूँ सर, है ना, या मैं 0 से लेकर के 2π पे भी जा सकता हूँ सर, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसने कहा हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत क्लियर कट फंडा बता रहा हूँ, अगर सेम नेचर चार्ज होगा, अगर सेम नेचर चार्ज होगा तो 0 से लेकर के 2π तक इंटीग्रेशन लिमिट ले लेना,
लेकिन अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, मतलब आधी रिंग पे कोई और नेचर चार्ज है, मतलब आधी रिंग पे नेगेटिव है, आधी रिंग पे पॉजिटिव है, तो उस केस में तुम थीटा का जो लिमिट लेना वो तुम -π/2 से π/2 लेना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो इधर वाले जोन में यहाँ से अगर मैं यहाँ तक मैं स्टार्ट करता हूँ, तो यार इस पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये मैंने O मान लिया, इसको मैं क्या नाम है M मान लेता हूँ, और इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको मैं N मान लेता हूँ, इसको S मान लेता हूँ। OM से लेकर के OP से लेकर के ON तक पॉजिटिव चार्ज है, ON से लेकर के OS से लेकर के OM तक नेगेटिव चार्ज है। तो हम एक जोन को पकड़ लेंगे, एक जोन को पकड़ लेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे, इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आप आगे आने वाले समय में इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, आप कहोगे ये उस समय हमको एक रूल बता देते इंटीग्रेशन का तो झंझट ही ना होता, लेकिन वो रूल अभी बताने लायक नहीं है क्योंकि वो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसे समझो कि जब भी हमारे पास अपोजिट नेचर चार्ज की चूड़ी आएगी, मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, इन दैट केस इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे लेना, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज वाला पकड़ लेना, ठीक है। और तुमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो डीई कॉस थीटा है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, उठा के 2 गुना बाद में मल्टीप्लाई कर देना। इसने कहा चलो भाई ठीक है कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आ गए, तो इन्होंने कहा कि लो भैया, अब इन्होंने कहा डीई वाई निकालने की जरूरत नहीं, वो तो कैंसिल हो जाएगा। इन्होंने कहा डीई का इंटीग्रेशन करना है, डीई नेट का इंटीग्रेशन करना है, तो इन्होंने कहा कि डीई कॉस थीटा जो एक्स कंपोनेंट है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे -π/2 से लेकर +π/2 तक, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे? फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के वजह से। डीई कॉस थीटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो डीई एक्स है, हमारे पास जो डीई एक्स है वो डीई कॉस थीटा है, ठीक है। और हमारे पास जो डीई वाई है वो हमारे पास डीई साइन थीटा है, जो कि अल्टीमेटली जाकर कैंसिल हो जाना है। अब कोई अगर ये कहता है कि ये बात मेरे को ऐसे नहीं समझनी है, ये बात मेरे को प्रूफ के साथ समझनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उठा के डीई साइन थीटा बनाना, उठा के इंटीग्रेट मार देना, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको लगे तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, तो ठीक है भाई लाओ। तो इन्होंने कहा कि ला भाई अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 2 इंटू तुम्हारे पास डी का वैल्यू कितना के, तुम्हारे पास डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तुम्हारे पास कॉस थीटा, ठीक, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। हमने कहा ठीक है। अब इन्होंने कहा कि डी क्यू को क्या लिखेंगे, लेमडा आर डी थीटा, ठीक है। तो इन्होंने कहा 2 इंटू लेमडा तुम्हारे पास आर डी थीटा, ये डी क्यू की वैल्यू है, ये के है तुम्हारे पास, ये कॉस थीटा है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नीचे हो गया तुम्हारे पास 2 के अपॉन तुम्हारे पास आर लेमडा, ये हो गया है कॉस थीटा डी थीटा, और ये हो गई लिमिट्स, ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा तुम्हारे पास डी थीटा। इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा इन्होंने कहा कि एक और कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये कॉस थीटा तो ऑलरेडी मौजूद था, तो एक और कॉस थीटा यहाँ पे लिखा, ये हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए जरा, इन्होंने कहा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो गया, ठीक भाई। तो 2 के लेमडा अपॉन आर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम लोग -π/2 से लेकर के तुम्हारे पास π/2 तक, ठीक। हमने कहा ठीक है भाई। अब इसने कहा 2 के लेमडा बाय आर, ठीक है, और यहाँ से 2 और बाहर ले लिया, 1 का हो गया तुम्हारे पास थीटा, कॉस थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा का होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2, मतलब जब भी हम लोग को कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना होता है ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, तो ये हो गया प्लस तुम्हारे पास साइन 2 थीटा, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ नीचे कितना ऑफ 2 थीटा, तो फाइनली ये बनता है कितना साइन 2 थीटा अपॉन, ठीक है। सभी लोग दोबारा रीजन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजन कर लीजिए फटाक से।